हे एवरीवन, वेलकम बैक टू योर यूट्यूब चैनल फॉर क्रिएटिव स्टडीज। आज हम लोग जानेंगे विजयनगर साम्राज्य के आगे के बारे में। कल के वीडियो में हम लोग जाने थे विजयनगर साम्राज्य के बारे में कि किस तरह से विजयनगर साम्राज्य का नाम विजयनगर पड़ा, कब अस्तित्व में आया और किसके द्वारा आया, और उसमें कौन कौन से वंश शासन किए। उसके बाद संगम वंश के बारे में पूरा फुल डिटेल्स के साथ जाने थे विजयनगर साम्राज्य के बारे में फर्स्ट पार्ट में। आज हम लोग उससे आगे के जानेंगे सालू वंश। गाइज, आप सबों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण क्लास है, क्लास को लास्ट तक देखिए। चलिए स्टार्ट करते हैं आज के सेशन को हम लोग। जैसे सालू वंश, कल हम लोग जान गए थे संगम वंश के बारे में फुल डिटेल्स के साथ समझे थे। संगम वंश में कौन कौन से शासक आए थे और उनके फुल डिटेल्स के साथ क्या क्या किए थे उनके बारे में जाने थे। आज उसी तरह सालू वंश के बारे में जानेंगे। उसके बाद तुलु वंश के बारे में जानेंगे और विदु वंश के बारे में जानेंगे। चारों वंश के बारे में हम लोग डिटेल्स के साथ जानेंगे। क्लियर? चलिए आज अभी जानते हैं हम लोग सालू वंश। इसका कार्यकाल 1485 से 1505 ईस्वी तक था। ये वंश, सालू वंश जो है विजयनगर साम्राज्य में सबसे कम दिनों तक, कम सालों तक, कम वर्षों तक शासन किया था। आपके एग्जाम में ये पूछे जा सकते हैं कि विजयनगर साम्राज्य में ऐसा कौन सा वंश थे जो सबसे कम दिनों के वंश थे, तो ये हो जाएगा सालू वंश। उसका कार्यकाल 1485 से 1505 ईस्वी तक। सालू वंश में सबसे पहला शासक जो है नरसिंह सालू बना। नरसिंह सालू 1485 से 1491 ईस्वी तक उसका कार्यकाल था। क्लियर? उसमें 1485 ईस्वी में नरसिंह सालू ने सालू वंश की स्थापना की। इस घटना को प्रथम बलापहार कहा जाता है। बलापहार मतलब जो ये ऐसे शासक थे जो अपने बलबूते पर वंश की स्थापना की थी, शासन किए थे, इसलिए बलापहार कहा जाता है। ये सबसे पहला शासक थे नरसिंह सालू। क्लियर? और ये मतलब ये सब शासक कुछ खास नहीं कर पाए थे विजयनगर साम्राज्य के लिए, तो इसलिए उनके बारे में उतना चर्चा भी नहीं है, और सबसे कम दिनों तक शासन करने वाले यही शासक सब थे। उसके बाद नरसिंह सालू के बाद उत्तराधिकारी थिम्म भूपाल थे 1491 ईस्वी में। उसके बाद इमादी नरसिंह 1491 से 1505 ईस्वी तक शासन किया था विजयनगर साम्राज्य में सालू वंश से। नरसिंह सालू के पुत्र इमादी नरसिंह के शासनकाल में वास्तविक शक्तियां नरसा नायक के पास थी। ये जो है नरसिंह सालू के पुत्र थे इमादी नरसिंह। इसका शासनकाल में जो है इसको वास्तविक शक्तियां जो है, जो भी कार्य करता था, जो भी शासन करते थे, वो नरसा नायक के पास थी। नाम का इमादी नरसिंह शासक था, सारी शक्तियां नरसा नायक के पास थी। फिर इस तरह से सालू वंश जो है कुछ खास नहीं कर पाता है। ये सबसे न्यूनतम था, इसलिए इसके बारे में कंप्लीट रूप से हो गया। और इसके बाद जो है तुलु वंश आता है। तुलु वंश, उसका शासनकाल 1505 से 1570 ईस्वी तक। तुलु वंश में सबसे पहला शासक था वीर नरसिंह। पहला शासक वीर नरसिंह, जिसका शासनकाल 1505 से 1509 ईस्वी तक है। 1505 ईस्वी में नरसा नायक के पुत्र वीर नरसिंह ने इमादी नरसिंह की हत्या करके तुलु वंश की स्थापना की। इसे द्वितीय बलापहार कहा जाता है। जैसे कि इससे पहले सालू वंश जो है इमादी नरसिंह जो, जिसके शासनकाल में वास्तविक शक्तियां जो किसके पास थी, नरसा नायक के पास थी। इमादी नरसिंह की हत्या करके वीर नरसिंह तुलु वंश की स्थापना की और वे शासक बने, और ये द्वितीय बलापहार शासक थे। पहला शासक थे नरसिंह सालू, उसके बाद दूसरा हो गए वीर नरसिंह। क्लियर? उसके बाद वीर नरसिंह के बाद कृष्णदेव राय जो पूरे विजयनगर साम्राज्य के, ये केवल तुलु वंश के ही नहीं, ये पूरे विजयनगर साम्राज्य के सबसे शक्तिशाली, सबसे विद्वान, सबसे योग्य शासक में से एक है कृष्णदेव राय। आप बहुत बार आपने पढ़ा होगा भी कि विजयनगर साम्राज्य में सबसे महान शासक कृष्णदेव राय था। आज उसी के बारे में हम लोग जानेंगे फुल डिटेल्स के साथ, कृष्णदेव राय ने क्या क्या किए थे विजयनगर साम्राज्य के लिए। इसमें आपके ऑब्जेक्टिव टाइप में ये प्रश्न आएंगे कि कृष्णदेव राय, विजयनगर साम्राज्य के शासक कृष्णदेव राय कौन से वंश से थे, तो वह उसका सही आंसर हो जाएगा तुलु वंश, और इसका शासनकाल था 1509 से 1530 ईस्वी तक। और विजयनगर साम्राज्य के सबसे महानतम शासक कृष्णदेव राय। क्लियर? उसके बाद चले कृष्णदेव राय 1509 ईस्वी में वीर नरसिंह का छोटा भाई कृष्णदेव राय शासक बना।
वीर नरसिंह का छोटा भाई कृष्णदेव राय था, वो शासक बना। उसके बाद कृष्णदेव राय ने अभिनव भोज एवं आंध्र पितामह की उपाधि धारण की। इंपॉर्टेंट है ये, कृष्णदेव राय ने जो है अभिनव भोज एवं आंध्र पितामह की उपाधि धारण की थी। उसके बाद कृष्णदेव ने बहमनी सुल्तान मोहम्मद शाह को कारागार से मुक्त करके बीदर की राजगद्दी पर आसीन करने की स्मृति यवनराज स्थापनाचार्य की उपाधि धारण की थी। देखिए, बहमनी सुल्तान के बारे में हम लोग एक अच्छी से नई वीडियो के साथ हम लोग जानेंगे बहमनी साम्राज्य के बारे में। उस समय बहमनी साम्राज्य के शासक में जो है मोहम्मद शाह था, और ये उसका उस समय बीदर नामक जो है राजगद्दी पर आसीन करने की स्मृति में यवनराज स्थापनाचार्य की उपाधि धारण कर ली थी कृष्णदेव राय। ये बीदर जो है, बीदर हुआ, अहमदनगर, बराग, ये सब जो है ऐसे शहर राज्य थे जिससे कि कृष्णदेव राय के मतलब विजयनगर साम्राज्य और इन राज्यों के बीच युद्ध होता है, और ये दोनों विलुप्त होकर जो है मैसूर राज्य की स्थापना होती है। यही सब राज्य के, जिसके बारे में मैंने मैसूर के बारे में मैसूर राज्य के क्लासेस में मैंने बता के रखा है, वो वीडियो पोस्ट है, आप उसको भी देख लीजिए, आपको समझ में अच्छे तरह से आएगा। उसके बाद नेक्स्ट में कृष्णदेव राय को विद्या प्रेम के कारण आंध्र भोज भी कहा जाता है। कृष्णदेव राय जो विद्या के प्रेमी थे, इसलिए उसे आंध्र भोज भी कहा जाता है। बाबर ने तुजुक-ए-बाबरी में कृष्णदेव राय को भारत का सर्वाधिक शक्तिशाली शासक बताया है। बाबर की जीवनी पर आधारित एक पुस्तक है तुजुक-ए-बाबरी, जिसके लेखक बाबर ही थे। वो अपने पुस्तक में बताया है कि भारत का सर्वाधिक शक्तिशाली शासक जो है कृष्णदेव राय था। क्लियर। कृष्णदेव राय ने उड़ीसा के गजपति शासक प्रताप रुद्रदेव को पराजित कर उससे तेलंगाना का क्षेत्र छीन लिया। देखिए, कृष्णदेव राय ने उड़ीसा के गजपति, जो उस समय उड़ीसा के जो शासक थे प्रताप रुद्रदेव थे, उसको हराकर तेलंगाना का कुछ क्षेत्र को छीन लिया था। अंत में पराजित गजपति नरेश सिंह ने संधि की याचना की तथा कृष्णदेव राय ने अपनी पुत्री का विवाह किया। मतलब इस तरह से अंत में जो गजपति नरेश ने कृष्णदेव राय के साथ एक संधि की याचना की, जिससे कि कृष्णदेव राय अपनी पुत्री का विवाह करवाया। तो कृष्णदेव राय ने उड़ीसा के विजित क्षेत्र को लौटा दिया, कुछ क्षेत्र थे विजित नाम का, उस क्षेत्र को लौटा दिया। फिर कृष्णदेव राय ने उम्मत्तूर, बीजापुर, गोलकुंडा, बीदर, अहमदनगर ये सब राज्यों को शासन करके पराजित किया था। अभी जस्ट बताए थे बीजापुर, गोलकुंडा, अहमदनगर, बीदर, बरार, ये सभी 5 और विजयनगर के बीच जो आक्रमण होता है कृष्णदेव राय के साथ, जिससे कि इसके बाद मैसूर राज्य की स्थापना होती है। वे मैसूर राज्य की क्लास में आप लोग देख लीजिए मैसूर राज्य की स्थापना किस तरह से होती है, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में बॉक्स में दे दूंगा। नेक्स्ट में कृष्णदेव राय ने पुर्तगालियों से मित्रतापूर्ण संबंध रखे, क्योंकि पुर्तगाल अरबों के प्रतिद्वंदी थे। कृष्णदेव राय जो है पुर्तगालियों के साथ अच्छी मित्रता बना के रखे थे, क्योंकि पुर्तगालियों के पास बहुत सारी घोड़े थे, उससे भी अरबों के मतलब घोड़े का व्यापार करना चाहता था, उससे घोड़ा का व्यापार मतलब करता था। जिससे पुर्तगालियों ने अरबों से घोड़े का व्यापार छीन लिया था। पुर्तगाली जो है अरब सागरों में अरबों से घोड़ा का व्यापार जो है वो पुर्तगाली अपने हाथों पे कर लिया था, और कृष्णदेव राय ने यही घोड़ों को उसके पास रहने के कारण उसे मित्रता बनाए रखी, और पुर्तगाली विजयनगर को घोड़ों की पूर्ति करते थे। कृष्णदेव राय पुर्तगालियों से घोड़ा खरीदते थे, जिसके बिना बहमनी राज्य को पराजित करना मुश्किल था। मतलब कृष्णदेव राय को बहमनी राज्य को पराजित करना मुश्किल था बिना घोड़े का, इसलिए वो घोड़ा पुर्तगालियों से लेते थे, इसलिए पुर्तगालियों के साथ अच्छा मित्रता बनाए रखती थी। फिर 1510 ईस्वी में पुर्तगालियों ने जब बीजापुर से गोवा छीन लिया तो कृष्णदेव राय ने उन्हें बधाई दी। 1510 ईस्वी में पुर्तगालियों ने गोवा पर अपना अधिकार स्थापित कर लिया था, और इससे कृष्णदेव राय पुर्तगालियों को बधाई थी। लेकिन जब पुर्तगालियों ने कृष्णदेव राय के सम्मुख कालीकट के जमोरिन के विरुद्ध संधि का प्रस्ताव रखा तो उन्होंने यह प्रस्ताव अस्वीकार कर दिया। जब पुर्तगालियों ने कृष्णदेव राय के साथ कालीकट के जमोरिन के विरोध, मतलब कालीकट जो है गुजरात के एक क्षेत्र है, उसमें उसके शासक जो जमोरिन थे, इसके बारे में हम लोग पुर्तगालियों का आगमन के बारे में हम लोग एक चैप्टर है उसके बारे में हम लोग देख पढ़े हैं, और उसका वीडियो पोस्ट है, और मैं उनका भी लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, उसका भी देख लीजिएगा, समझ में आ जाएगा कालीकट जमोरिन ये सब क्या था, पुर्तगालियों के साथ क्या किया था। ठीक है, तो जमोरिन के विरुद्ध में एक संधि का प्रस्ताव रखा था, और जो है कृष्णदेव राय ने उसके प्रस्ताव को अस्वीकार कर दिया था। कृष्णदेव राय ने पुर्तगालियों की सहायता से विजयनगर में सिंचाई का उत्तम प्रबंध भी किया।
कृष्णदेव राय ने जो पुर्तगाली जो उसकी सहायता की और विजयनगर में सिंचाई का उत्तम प्रबंध भी किया। कृष्णदेव राय ने पुर्तगाली सैनिक शक्ति को देखते हुए उनसे युद्ध करना हमेशा टाला, हमेशा होगा। पुर्तगालियों ने कृष्णदेव के साथ यानी युद्ध को हमेशा टालते रहा, कभी हाँ नहीं बोला। कृष्णदेव राय के काल में पुर्तगाली यात्री डोमिंगो पायस तथा बारबोसा ने विजयनगर की यात्रा की थी। इम्पोर्टेंट है, पूछे जाएंगे ऐसे प्रश्न की पुर्तगाली यात्री डोमिंगो पायस और बारबाबोसा विजयनगर साम्राज्य के किस शासक काल में विजयनगर आए थे? तो उसका राइट आंसर हो जाएगा कृष्णदेव राय। नेक्स्ट में कृष्णदेव राय का काल तेलुगु साहित्य का क्लासिकल युग या स्वर्ग युग माना जाता है। ये कृष्णदेव राय जो तेलुगु भाषा के बहुत ही अच्छे ज्ञाता थे, इसलिए वो जो क्लासिकल तेलुगु का साहित्य का क्लासिकल युग या स्वर्ग युग माना जाता है। कृष्णदेव राय के दरबार में तेलुगु के 8 विद्वान रहते थे जिन्हें अष्टदिग्गज कहा जाता था। देखिए इंपॉर्टेंट है, ये एग्जाम में पूछे गए हैं कि अष्टदिग्गज जो थे विद्वान जो थे वो किस भाषा से थे? तो वो तेलुगु के थे। ऑब्जेक्टिव में ये तेलुगु बहुत बार आए हैं कि तेलुगु दे दिया, तमिल दे दिया, हिंदी दे दिया, फारसी दे दिया, ये से इसका राइट आंसर हो जाएगा। इन विद्वानों में से सर्वप्रमुख विद्वान अलासनी पेद्दन ने मनुरचितम तथा स्वारोचित संभव नामक ग्रंथों की रचना की थी। देखिए इंपॉर्टेंट है ये पॉइंट कि अष्टदिग्गज में से सबसे सर्वप्रमुख विद्वान कौन थे? अलासनी पेद्दन थे। उनके द्वारा जो है मनुरचितम तथा स्वारोचित संभव नामक ग्रंथों की रचना की थी। ये सभी जो है कृष्णदेव राय के शासनकाल में हुआ था। उसी प्रकार तेनालीराम, आप तो नाम सुने होंगे तेनालीराम, जिसके एपिसोड भी आया करते थे। तेनालीराम ने पांडुरंग महात्म्य तथा नंदितिमन ने परिजातापहरण की रचना की थी। ये सभी इंपॉर्टेंट हैं, जैसे कि तेनालीराम ने पांडुरंग, उसके बाद नंदितिमन ने परिजातापहरण की रचना की थी। उसके बाद कृष्णदेव राय ने स्वयं भी तेलुगु भाषा के राजनीति शास्त्र एवं प्रशासन पर आमोत्य का मलंद्य तथा संस्कृत भाषा में उपाहिरण की रचना की थी। देखिए कृष्णदेव राय जो तेलुगु भाषा के बहुत ही अच्छा ज्ञाता थे, जैसे राजनीति शास्त्र में वो अच्छा ज्ञान था उसका, उसके प्रशासन में भी था अच्छा ज्ञान, संस्कृत में भी था। क्लियर। कृष्णदेव राय ने कला के क्षेत्र में भी योगदान दिया। उसने अपनी माता नागला देवी के नाम पर नागलपुर नामक नगर की स्थापना की। उन्होंने ही विजयनगर में हजारों मंदिर, विट्ठल स्वामी मंदिर, विरूपाक्ष मंदिर एवं चिदम्बर मंदिर का निर्माण करवाया। ठीक है, समझ में आ गया। कृष्णदेव राय शतरंज के अच्छे खिलाड़ी थे और वे अच्छे संगीतज्ञ भी थे। वे खिलाड़ी के साथ साथ संगीतज्ञ भी थे। क्लियर। इस तरह से कृष्णदेव राय के शासनकाल में इतना होता है और वे विजयनगर साम्राज्य के सबसे महान शासकों में से एक बनता है कृष्णदेव राय। क्लियर। कृष्णदेव राय के बाद जो है अच्युत देव राय शासन पर आते हैं, जिसका शासनकाल 1529 से 1542। कृष्णदेव राय ने अपना उत्तराधिकारी अपने चचेरे भाई अच्युत देव राय को नियुक्त किया था। इससे पहले जो कृष्णदेव राय था वो अपने उत्तराधिकारी जो है अपने चचेरे भाई अच्युत देव राय को नियुक्त किया था, क्योंकि उसका एकमात्र पुत्र जो था 18 माह का था। कृष्णदेव राय का पुत्र जो है 18 माह का था, इसलिए वे अपने चचेरे भाई को सौंप दिया था अपना उत्तराधिकारी। कृष्णदेव राय के दामाद जो है राम राय को यह व्यवस्था पसंद नहीं आई तथा राम ने अपने साले सदाशिव राय को राजा बनाना चाहा। जो 18 साल का मात्र था, कृष्णदेव राय का बेटा, उसको राजा बनाना चाहता था कृष्णदेव राय का दामाद राम राय। इसके प्रयत्नों को विफल करने के लिए अच्युत देव राय ने अपना 2 बार राज्याभिषेक आंध्र प्रदेश स्थित कर्मशत, तिरुपति और कालाहस्ती में करवाया था। अच्युत देव राय भी शासन करना चाहते थे और राम राय जो कृष्णदेव राय का दामाद था वो अपने साला को बनाना चाहता था राजा। दोनों राम राय का कोशिशों को मतलब प्रयत्नों को विफल करने के लिए जो है अच्युत देव राय जो शासक था, कृष्णदेव राय का चचेरा भाई, वे अपने 2 बार वो राज्याभिषेक कर लिया था आंध्र प्रदेश में जो स्थित है, एक तिरुपति मंदिर में और कालाहस्ती में। क्लियर। उसके बाद अच्युत देव राय के काल में पुर्तगाली यात्री नुनीच ने विजयनगर की यात्रा की थी। ये जैसे क्वेश्चन बनेंगे
कि नुनीज नामक पुर्तगाली यात्री नुनीज विजयनगर साम्राज्य के किस शासक के समय में आया था? तो इसका आंसर हो जाएगा अच्युतदेव राय। अच्युतदेव राय के बाद उसका उत्तराधिकारी सदाशिव राय मतलब उत्तराधिकारी बने। अच्युतदेव राय के पश्चात सदाशिव राय शासक बना, किंतु वास्तविक शक्ति जो है राम राय के हाथों में थे। सदाशिव कौन थे? ये जैसे अभी बताए थे ना, सदाशिव राय को राजा बनाना चाहते थे राम राय सदाशिव को बनाना चाहते थे। वो अपनी साला को, सदाशिव जो थे वे कृष्णदेव राय के बेटे थे। सदाशिव राय वास्तव में उसका वास्तविक शक्ति जो है राम राय अपने जीजाजी के हाथों में थी। राम राय कूटनीतिक पूर्वक दक्षिण के 5 मुस्लिम राज्यों को आपस में लड़ाता रहता था। अंत में दक्षिण के ये राज्य उसकी कूटनीति को समझ गए और उन्होंने विजयनगर पर आक्रमण कर दिया। वे जो राम राय जो है अपने पड़ोसी दक्षिण भागों के 5 राज्यों में जो है मुस्लिमों को आपस में लड़ाता था, और वो अंत में जब वो मुस्लिमों को उसकी राजनीति के बारे में, कूटनीति के बारे में समझ में आया, तो वे सभी विजयनगर साम्राज्य पर आक्रमण कर दिया। 23 जनवरी 1565 ईस्वी में कृष्णा देवी के तट पर तालीकोटा या राक्षस टंगरी या बन्नी हट्टी की लड़ाई में विजयनगर की भयंकर पराजय हुई। देखिए ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जैसे कि बताएगा, बहुत बार पूछे गए हैं। राक्षस टांगरी का युद्ध किसके किसके बीच हुआ था? तो ये विजयनगर साम्राज्य के बीच और वे मुस्लिम के बीच जो दक्षिण भाग था वो है। और ये कहाँ हुआ था? तालीकोटा में, और कृष्णा नदी के तट पर। और कब हुआ था? 23 जनवरी 1565 ईस्वी में। इसमें किसकी हार हुई थी? विजयनगर की हुई थी। इस युद्ध में विजयनगर की विरोधी सेना का नेतृत्व बीजापुर के शासक आदिल शाह ने संभाला था। देखिए विजयनगर साम्राज्य और बीजापुर के बीच हुआ था। बीजापुर का शासक उस समय आदिल शाह था। क्लियर? उसके बाद इस तरह से जो है तुलु वंश का शासनकाल यहीं तक होता है। उस तुलु वंश का अंतिम शासक जो है कौन बनते हैं? सदाशिव राय। क्लियर? उसके बाद अरविदु वंश आ जाते हैं। क्लियर? अरविदु वंश जो है, जो विजयनगर साम्राज्य के अंतिम वंश थे, अरविदु वंश, उसका शासनकाल 1570 से 1650 ईस्वी तक है। अरविदु वंश में सबसे पहले शासक बने तिरुमल का शासनकाल 1570 से 1572। तालीकोटा की लड़ाई में 70 वर्षीय राम राय के मारे जाने के पश्चात उसका भाई तिरुमल सदाशिव राय को लेकर पेनुगोंडा आ गया। देखिए तिरुमल कौन थे? तालीकोटा का युद्ध जो अभी बताए थे 23 जनवरी 1565 ईस्वी को हुआ था कृष्णा नदी के तट पर। वही युद्ध के बाद जो है राम राय, जो कृष्णदेव राय का दामाद था और सदाशिव के जीजाजी थे, उनकी मृत्यु के बाद उसका भाई जो है तिरुमल जो है सदाशिव राय को लेकर जो है पेनुगोंडा आ गया था। पेनुगोंडा। क्लियर? उसके 1570 ईस्वी में तिरुमल ने सदाशिव को अपदस्थ कर अरविदु वंश की स्थापना की। देखिए जैसे कि 1570 ईस्वी में तिरुमल ने जो है सदाशिव जो था कृष्णदेव राय का बेटा जो था उसको मतलब मृत्यु के रूप में अपदस्थ कर दिया था। उसके बाद अरविदु वंश की स्थापना कर दी। कौन करा? तिरुमल। कब किया? 1570 ईस्वी में। तिरुमल ने अपनी राजधानी जो है पेनुगोंडा में स्थापित की थी, जो विजयनगर साम्राज्य के अंतिम वंश और अंतिम राजधानी यही था, पेनुगोंडा, और वंश था अरविदु। क्लियर? आगे अरविदु वंश का अंतिम शासक जो है वेंकट द्वितीय हुआ, जिसने नई दिल्ली राजधानी चंद्रागिरी को बनाया। देखिए पेनुगोंडा वो तीसरा स्थान पे था। पहला कौन था? देखिए विजयनगर साम्राज्य की पहला राजधानी था, क्या था पहला राजधानी? अब पहला राजधानी हो जाएगा आपका अनेगुंडी। क्लियर? अनेगुंडी जो हरिहर प्रथम के समय में था। उसके बाद विजयनगर आ जाता है उसका राजधानी। उसके बाद 1570 ईस्वी में पेनुगोंडा आ जाता है। किसके शासनकाल में? तिरुमल के शासनकाल में। वो तिरुमल किस वंश के थे? अरविदु वंश के थे। उसके बाद जो अरविदु वंश का अंतिम शासक जो था वेंकट द्वितीय ने अपने विजयनगर साम्राज्य की राजधानी चंद्रागिरी कर दिया था। जो विजयनगर साम्राज्य की अंतिम राजधानी थी चंद्रागिरी। क्लियर? वेंकट द्वितीय ने स्पेन के राजा फिलिप तृतीय से पत्र व्यवहार कर वहां से ईसाई पदनारियों को आमंत्रित किया।
वेंकट द्वितीय के काल में 1612 ईस्वी में मैसूर में वाडियार वंश की स्थापना हुई। वही मैसूर राज्य में जो है वाडियार वंश का अंतिम शासक जो था, इसके बारे में चर्चा की है मैसूर वाला क्लास में। क्लियर। आगे मैसूर के महान शासक हैदर अली एवं टीपू सुल्तान हुए। इस तरह से जो विजयनगर और बरार, बीजापुर, अहमदनगर, इन सबों से मतलब आपस में लड़ाई होती है। इन आपस में लड़ाई होने के बाद इन दोनों का साम्राज्य अस्तित्व से हट जाता है। इसके बाद मैसूर राज्य की स्थापना होती है। उसका सुल्तान जो है हैदर अली और टीपू सुल्तान बनते हैं। इसके बारे में मैसूर राज्य की क्लास में संपूर्ण अच्छी तरह से व्याख्या किया हुआ है, आप उनको देख लीजिए। 3 से 4 क्लास में बताए हैं मैसूर के बारे में, उसको कंप्लीट कर लीजिए। और अरविंदु वंश का अंतिम शासक जो है रंग तृतीय था। क्लियर। इस तरह से विजयनगर साम्राज्य का संपूर्ण विस्तृत रूप से जानकारी 2 क्लास के माध्यम से मैंने देने का प्रयास किया। आई होप कि आप सभी इनको समझ गए होंगे। क्लियर। और अब हम लोग कल से नेक्स्ट टॉपिक में लाएंगे। क्लियर। और जो भी चैनल में न्यू है प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। प्लीज़ हमें थोड़ा सपोर्ट कीजिए। इतनी बेहतरीन रूप से, इतनी अच्छी तरह से, इतनी डिटेल्स के साथ हम लोग कष्ट करके बता रहे हैं, आपके सामने पेश कर रहे हैं। प्लीज़ थोड़ी सी आप लोग सपोर्ट करोगे तो और भी बेहतर करने के लिए हम लोग को मोटिवेशन मिलेगी। प्लीज़ कीप सपोर्टिंग। प्लीज़ वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, उसके बाद अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच। अब मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में।